अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही इजी टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो टॉपिक क्या है? आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये है हमारे पास टॉपिक आज का, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में मैं दो चीज़ें बताऊं। पहली बात यह है कि हर साल ऑलमोस्ट बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। दूसरी बात यह है कि वन ऑफ द मोस्ट इजी टॉपिक्स कंसिडर किया जाता है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बहुत ही आसान टॉपिक है ये, ठीक। आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत ही आसान टॉपिक है, हम इसको आराम से पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए हमें दो चीज़ें समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। पहली चीज़ क्या है कि फोटॉन्स क्या होते हैं, व्हाट आर फोटॉन्स। दूसरी चीज़, व्हाट इज एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, और हाउ डू वी कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटॉन्स। ये दो बातें अगर आपको समझ में आ जाती हैं तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमारे पास जो सन है, ये हम सन कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। ये है सन। सन से क्या आती हैं? सन रेज, ठीक है। ये सन रेज जो हैं, इनके नेचर के बारे में हम बात करते हैं। इनका नेचर कैसा होता है? पहले पहले क्या होता था कि सन रेज, अगर हम देखें, जो आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ना, उसमें हमने ये देखा था कि जब हम इन सन रेज का नेचर कंसिडर करते हैं, वेव नेचर, तो हमारे कुछ फिनोमिनन एक्सप्लेन होते हैं। मतलब कि जब हम कंसिडर करते हैं जो हमारी सन रेज हैं, हमारे सन से आती हैं, उनको अगर हम कंसिडर करें कि ये इन फॉर्म ऑफ वेव्स आते हैं, तो कुछ इफेक्ट्स हैं, कुछ फिनोमिनन्स हैं जिनको ये वेव नेचर एक्सप्लेन करता है। जैसे कि सबसे बड़ा अभी मैं आपको बता रहा था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अगर हम सन रेज का वेव नेचर कंसिडर ना करें तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन होगा ही नहीं, ठीक। पहले यही कंसिडर किया जाता था कि सन रेज जो हैं ये वेव नेचर की हैं, मतलब दे ट्रैवल इन फॉर्म ऑफ वेव्स। पहली बात खत्म। बहुत आसान बात है कि हम पढ़ रहे हैं आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसको समझने के लिए हमें यहाँ पर ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि सन रेज जो है, इनका एक नेचर कंसिडर किया जाता है कि इनका वेव नेचर है, लेकिन कुछ फिनोमिनन हैं जो वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं होते हैं। तो वो किस नेचर से एक्सप्लेन होते हैं? वो एक्सप्लेन होते हैं पार्टिकल नेचर से। मतलब अगर हम सन रेज को कंसिडर करें पार्टिकल्स, मतलब ये पार्टिकल्स चल रहे हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं ये सन से आ रहे हैं और कहाँ स्ट्राइक कर रहे हैं? हमारे एटमॉस्फेयर को या स्पेस को, कहीं पे भी। तो यहाँ पर हमारे पास दो बातें आ गई। एक तो हमने सन रेज को, यहाँ पर हमने सन रेज को कंसिडर किया, हमारे पास वेव नेचर की हैं, और यहाँ पर हमें ये पता चला कि कुछ फिनोमिनन हैं जो किससे एक्सप्लेन होते हैं, जो एक्सप्लेन तब होते हैं जब हम कंसिडर करते हैं कि सन रेज जो है इनका नेचर पार्टिकल नेचर का है। तभी हम अक्सर कहते हैं कि जो हमारे पास रेडिएशन होती है इसका ड्यूअल नेचर होता है। ड्यूअल नेचर होता है। ड्यूअल नेचर मतलब इसका पार्टिकल नेचर भी है, इसका वेव नेचर भी है। तभी आपके चैप्टर का नाम भी पढ़ा है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन पढ़ा है। ड्यूअल नेचर क्यों बोलते हैं? ड्यूअल नेचर, हाँ, पर ये रेडिएशन ही तो है। ड्यूअल नेचर इसका क्यों है? क्योंकि ये वेव में भी ट्रैवल करती है और ये पार्टिकल, इसका पार्टिकल नेचर भी है, तभी हम इसको ड्यूअल बोलते हैं। ड्यूअल गो दो, ड्यूअल हुआ दो, ओके।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम अपने पहले पॉइंट की तरफ आते हैं। यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि सन रेज जो होती हैं उनके मतलब दो नेचर की होती हैं। उसका नेचर सिंगल नहीं होता है, ड्यूअल होता है। पार्टिकल नेचर भी है उसका, वेव नेचर भी है उसका। फाइन, यहाँ पर हमारा एक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। फाइन, आगे हम चलते हैं। हम बात करते हैं अब ये फोटॉन्स क्या है। मैंने अभी आपसे कहा कि सन रेज जो हैं ये इनका पार्टिकल नेचर होता है। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं जो सन से आ रहे हैं और स्ट्राइक करते हैं हमारे अर्थ को। इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम नाम देते हैं एनर्जी पैकेट्स। क्या नाम देते हैं? एनर्जी पैकेट्स। और इन एनर्जी पैकेट्स का एक और नाम है फोटॉन्स। ठीक है, तो ये किसने बताया था? ये कंसेप्ट बताया था हमारे प्लैंक ने। प्लैंक एक साइंटिस्ट था, उसने बताया कि जो हमारी सनलाइट होती है, सनलाइट कंप्राइजेज ऑफ या सनलाइट कंस्टिट्यूट्स ऑफ particles which are called as photons and those particles have some energy। उनकी कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। फिर प्लैंक से पूछा गया, भाई आपने कहा कि अगर हमारी सनलाइट है वो पार्टिकल नेचर की है, उनकी कुछ एनर्जी है, तो आप ये बताएं कि इनकी एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करें। तो प्लैंक ने एक इक्वेशन दी जिसका हम नाम देते हैं प्लैंक्स एनर्जी इक्वेशन। और उसने क्या बताया? उसने बताया E जो होता है, एनर्जी जो होती है, एनर्जी ऑफ ए फोटोन, ये किसके बराबर होती है? ये होती है H टाइम्स V। अब आप पूछेंगे H टाइम्स V क्या है? H होता है प्लैंक्स कांस्टेंट और इसका वैल्यू किसके बराबर होता है? 6.62 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34। ठीक है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू होता है। ठीक है, ये जूल्स पर हर्ट्स इसका यूनिट है, जूल्स पर हर्ट्स। ये प्लैंक्स कांस्टेंट का क्या है? ये प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू है। और V क्या है? यहां पर ये V क्या है? ये है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो मेरे भाई आप मुझे ये बताओ कि अगर V जो है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है, H जो है वो है प्लैंक्स कांस्टेंट, ये फ्रीक्वेंसी हम क्यों कंसिडर कर रहे हैं? बिकॉज हमने अभी बताया कि सन का सिर्फ पार्टिकल नेचर नहीं होता बल्कि वेव नेचर भी होता है। और वेव कैसी होती है? वेव हमने पढ़ा है, वेव कैसी होती है? वेव कुछ ऐसे होती है, इसमें हमारे पास साइकिल्स बनते हैं। यहाँ से साइकिल सपोज स्टार्ट हुआ और यहाँ पर ख़त्म हुआ, यहाँ से दूसरा साइकिल स्टार्ट हुआ, यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर ख़त्म हुआ। तो यहाँ पर हमारे पास ऐसे हमारी वेव ट्रैवल करती है इन फॉर्म ऑफ साइकिल्स। इन्हीं साइकिल्स को कितने साइकिल्स एक सेकंड में कितने हो जाएं उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। मतलब कि नंबर ऑफ साइकिल्स इन ए सेकेंड, एक सेकंड में कितने साइकिल्स हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फाइन, तो यहां पर बात आ गई एनर्जी ऑफ फोटोन की। अब एनर्जी ऑफ फोटोन किसके बराबर होती है? H टाइम्स V। H होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, V होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इस पर। फॉर एग्जांपल हमारे पास फोटोन है, ये बिलोंग करता है रेडिएशन को जिसकी ये है फ्रीक्वेंसी है फॉर एग्जांपल 100 हर्ट्ज। और हमारे पास क्वेश्चन है कि आप एनर्जी निकालो इस फोटोन की, एनर्जी ऑफ दिस फोटोन किसके बराबर होगी? तो हम प्लैंक्स इक्वेशन याद करेंगे। E किसके बराबर होता है? H टाइम्स V। E हुआ एनर्जी ऑफ फोटोन जो हमें निकालना है, इक्वल्स टू H बराबर है 6.62 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 34 इंटू V है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किसके बराबर दी हुई है? 100 हर्ट्ज के बराबर। तो यहाँ पर हमें एनर्जी अगर हम इसको कैलकुलेट करें, ये तकरीबन आ जाता है 6.62 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 32 जूल्स। ये हमारे पास आ गई एनर्जी किसकी? इस फोटोन की। बात समझ आई? तो ये यहाँ पर बात हमारी हुई। यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हमें समझ में आ गई। पहली चीज़, फोटॉन्स क्या होता है? फोटॉन्स आर द एनर्जी पैकेट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट सनलाइट या सन रेज या रेडिएशंस ऑफ द सन।
जो सन से रेडिएशंस आती हैं, सनलाइट आती है, सन रेज आती हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हमारे फोटॉन्स, वो फोटॉन्स की बनी होती है। ठीक, इसी तरह से अगर हम बात करें व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स और हाउ डू वी कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, हम एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हमारे पास प्लैंक्स इक्वेशन, एनर्जी इक्वेशन है, इससे हम एनर्जी ऑफ फोटॉन आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास हो जाता है, ये दोनों कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं, फोटॉन्स क्या होते हैं और एनर्जी ऑफ फोटॉन्स क्या होते हैं। अब हम आगे चलते हैं, अब हम डायरेक्टली आते हैं आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। आइंस्टाइन ने क्या कहा, आइंस्टाइन ने ये कहा कि अगर हम एक मेटल कंसिडर करें, मेटल को हम सब चलो ब्लू से ही बना देते हैं, ये हमारे पास कोई मेटल है। ठीक, मेटल में हमारे पास क्या होता है, ये फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मेटल है, मेटल हमारे पास, मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्यों होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि इसमें फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही कंस्टिट्यूट करते हैं ना करंट को, इसमें फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस मेटल में बहुत सारे फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। आइंस्टाइन ने ये बताया कि अगर हमारे पास एक मेटल कंसिडर हम करते हैं, अगर हमने एक मेटल कंसिडर किया और इस मेटल पे हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक सन की रेडिएशन लाइट जो इस पे स्ट्राइक की हमने, ये रेडिएशन है, रेडिएशन है, क्या है, रेडिएशन। तो रेडिएशन क्या कर रही है, रेडिएशन आ रही है और स्ट्राइक कर रही है किसको, मेटल को। पहला पार्ट, आइंस्टाइन ने ये कहा, हमने एक मेटल कंसिडर किया और हमने एक रेडिएशन कंसिडर की, रेडिएशन ने क्या किया, रेडिएशन आई और स्ट्राइक किया किसको, मेटल को। ये रेडिएशन किसकी बनी है, फोटॉन्स की, अभी मैंने बताया आपसे। और इन फोटॉन्स की क्या है, एनर्जी, और वो एनर्जी किसके बराबर है, H टाइम्स V। आइंस्टाइन ने ये कहा कि जो इन फोटॉन्स की एनर्जी है, वो एनर्जी यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, ये रेडिएशन ये फोटोन इस सरफेस को क्रॉस करती है, इस मेटेलिक सरफेस को क्रॉस करती है रेडिएशन, या हम बताएंगे ये फोटोन इस मेटेलिक सरफेस को क्रॉस करके अपनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को देता है। और जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलती है, हम जानते हैं जब हम एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रॉन को तो वो क्या कर देता है, इट लीव्स फ्रॉम इट्स मेटल, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, ये हमारा इलेक्ट्रॉन जो मेटल के अंदर था ये बाहर आ गया। ये है टोटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इतनी सी बात है, इसको समझना है। आइंस्टाइन ने कहा अगर रेडिएशन जो है वो स्ट्राइक करती है एक मेटल को, मेटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। कौन सी एनर्जी को, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं उन फोटॉन्स की जो इस रेडिएशन के साथ आते हैं। इस रेडिएशन के साथ फोटॉन्स आते हैं ना, क्योंकि रेडिएशन बनी ही है फोटॉन्स की। ये फोटॉन्स जब स्ट्राइक करते हैं मेटल को, ये अपनी एनर्जी देते हैं इस इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, ये इस मेटल को लीव कर देता है। इसी को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसी को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जब रेडिएशन स्ट्राइक करती है मेटल को, और मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं जो उन फोटॉन्स के पास होती है। ये इलेक्ट्रॉन्स जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ये मेटल को लीव करके मेटल से भाग जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे भाग गया, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो क्या हम कह सकते हैं कि फोटॉन्स ने नॉकआउट किया इलेक्ट्रॉन्स को, फोटॉन्स ने नॉकआउट किया इलेक्ट्रॉन्स को, कहां से, मेटल से। ठीक है ना। अब यहां पर एक छोटा सा है, मतलब छोटा सा एक इक्वेशन बनता है यहां पर, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो अक्सर
इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो एक छोटी सी इक्वेशन है। देखो यहाँ पर जो फोटॉन्स है, हमें अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितनी फोटॉन्स के पास टोटल एनर्जी है, फोटॉन्स एनर्जी जो है, ये एनर्जी कंप्लीटली हो जाएगी कंज्यूम। मतलब कहीं और से एनर्जी अब नहीं आने वाली है। ये फोटॉन्स की टोटल एनर्जी कितनी है, h टाइम्स v, जो कि हमें प्लैंक ने बताई थी। ये डिवाइड होती है दो एनर्जीज में। एक तो इलेक्ट्रॉन ने जो एब्जॉर्ब की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी, क्योंकि ये फोटॉन्स आए, इन्होंने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, ये बाहर गया क्योंकि इसने इस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। तो ये फोटॉन्स की एनर्जी एक तो इस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब की, और थोड़ी सी एनर्जी कंज्यूम हो गई यहाँ पे इस सरफेस को क्रॉस करने में, क्योंकि इस सरफेस को क्रॉस भी तो करना है ना। इस सरफेस को क्रॉस करने में जो एनर्जी लगी हमारे पास, उस एनर्जी का नाम हम देते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है ना, वर्क फंक्शन, उस एनर्जी का नाम हम देते हैं। तो वर्क फंक्शन अब क्या है, वर्क फंक्शन है कि जो हमारे पास एनर्जी हमें लगती है फोटॉन्स को मेटेलिक सरफेस को क्रॉस करने के लिए। देखो फोटॉन आया, ये मेटेलिक सरफेस के साथ स्ट्राइक हुआ, इसने अपनी थोड़ी सी एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम कर दी और ये मेटल के अंदर चला गया, इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक हुआ, इसकी सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब कर ली, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। तो दो एनर्जीज, पहली एनर्जी यहाँ पे हो गई कंज्यूम जो इसने सरफेस पे की, और दूसरी एनर्जी यहाँ पर कंज्यूम हुई जहाँ पे क्या हुआ, जहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया और बाहर निकल गया। अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर जब निकला, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है ये होती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हम कैसे देते हैं, 1/mv², ऐसे देते हैं ना, हम कंसिडर करते हैं हम 1/mv²। और ये वर्क फंक्शन जो है इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, hv0, hv0 से हम डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, अब हम इक्वेशन को अच्छे से लिखते हैं। इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, hv = hv0, जो कि ये वर्क फंक्शन है, ये मैंने यहाँ पर लिखा पहले। हाँ, फिर हम लिखेंगे ये काइनेटिक एनर्जी 1/2mv²। ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे ये काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स की है किसकी, अगर हमें ये निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, 1/2mv² = ये जब यहाँ शिफ्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, hv - hv0, ऐसा ही होगा ना। अरे ये मैंने नॉट ऊपर लिख दिया, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर, hv0। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसके बराबर है, hv - hv0। इस hv0 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। फाई से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स = hv - फाई। ठीक है, यहाँ फाई, यहाँ पर ये है नॉट, तो हम फाई नॉट यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर भी नॉट लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का नॉट आता है, तो हम फाई नॉट भी लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन जो हमारे पास यहाँ पर आ गई, इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये आपके एग्जाम में पूछी जाती है। इसका दूसरा नाम है आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन भी इसको बोलते हैं, आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो यहाँ पर हमारा हो जाता है टॉपिक कंप्लीट। एक बार हम थोड़ा सा जल्दी 2 मिनट रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, हमने आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए हमने बताया कि पहले हमें 2 पॉइंट समझ में आने चाहिए कि फोटॉन्स क्या होते हैं और एनर्जी ऑफ फोटॉन्स क्या होती है। फिर मैंने बताया जैसे कि हमारा मैटर बना होता है स्मॉल पार्टिकल्स का, एटम्स का, उसी तरह से सनलाइट जो होती है वो भी बनी होती है स्मॉल पार्टिकल्स की, जिनको हम बोलते हैं एनर्जी पैकेट्स। और उन एनर्जी पैकेट्स का दूसरा नाम हम देते हैं शॉर्ट में फोटॉन्स। ठीक, इन फोटॉन्स की एनर्जी होती है तो हम कह सकते हैं कि फोटॉन्स होते हैं एनर्जी पैकेट्स जो कंस्टिट्यूट करते हैं या जो बनाते हैं सनलाइट को। ठीक है, अच्छा ये फोटॉन्स क्या होते हैं, इनकी एनर्जी क्या होती है। इसकी एनर्जी दी है प्लैंक ने, किसके बराबर होती है फोटॉन्स की एनर्जी, h टाइम्स v। v क्या होता है यहाँ पर, v होता है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। ये मैंने आपको समझाया कि हमारे सनलाइट की जो सनलाइट है इसके दो नेचर्स हैं, ये ड्यूअल नेचर की है, इसका पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है। जब इसका वेव नेचर होगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी। तो यहाँ पर h है प्लैंक्स कांस्टेंट और v है फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। आगे चलते हैं। तो अगर हमने फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करनी हो, यहाँ पर हमने एक छोटा सा क्वेश्चन भी किया कि हम फोटोन की एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हम डायरेक्टली आए आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। मैंने बताया कि जब एक रेडिएशन स्ट्राइक करती है मेटेलिक बॉडी को, तो ये रेडिएशन बनी होती है फोटॉन्स की, जिनके पास एनर्जी होती है। वो फोटॉन्स कुछ एनर्जी यहाँ पर कर देते हैं खर्च इस मेटेलिक सरफेस को क्रॉस करने के लिए, और फिर कुछ जो एनर्जी उनके पास बचती है वो एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को मिलती है काइनेटिक एनर्जी, और वो इस मेटेलिक सरफेस को, इस मेटेलिक बॉडी को छोड़ देता है। ठीक है, क्योंकि इसने एनर्जी अब्जॉर्ब की होती है। इसी को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। अच्छा, इसको हमने बताया कि यहाँ पर हमारे पास फोटॉन्स एनर्जी है, ये दो चीज़ों में डिवाइड हो गई। एक तो इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी अब्जॉर्ब की, और वो एनर्जी जो इन फोटॉन्स को लग गई मेटेलिक सरफेस को क्रॉस करने में, उसका हम दूसरा नाम देते हैं वर्क फंक्शन। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन लिखी, ये यहाँ पर है फोटॉन्स की एनर्जी, ये यहाँ पर है वर्क फंक्शन, ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अगर हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स निकालनी हो तो हमें क्या करना होता है, इसको हमें यहाँ शिफ्ट करना होता है, तो हमें ये इक्वेशन मिलती है। इसी इक्वेशन का नाम हम देते हैं आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। दैट्स इट।